नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी विनाश त्यागी और विजय त्रिवेदी। हम सब मिलकर आज आपके सामने पेश करेंगे किस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया जो कि अपने अंतिम चरण में है, उसके बाद एग्जिट पोल के आधार पर हम आपके सामने ये पेश करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल लोगों ने दी। हम सब मिलकर आज आपके सामने पेश करेंगे किस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया जो कि अपने अंतिम चरण में है, उसके बाद एग्जिट पोल के आधार पर हम आपके सामने ये पेश करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल लोगों का मत क्या है, रुझान क्या है, कहां और किस तरीके से लोगों ने वोट डालने की कोशिश की, किस तरीके से वोट डाला, क्या क्या आधार रहे, क्या क्या मुद्दे रहे जिन्होंने वोटिंग के इस पैटर्न को प्रभावित किया और कैसे वोटिंग करने के साथ साथ एक नई सरकार के चुनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया है, वो दांव पर लगाना उचित रहा या नहीं? क्या वाकई में जो आप कहते हैं एक रेम्यूनरेटिव फैक्टर आज ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी के या नहीं? आप देख रहे हैं मतदान की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर आज दर्ज की गई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आए हैं। महाराष्ट्र और खास हरियाणा में भी बड़ी संख्या में मतदान होता हुआ दिखाई दिया है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 46% मतदान की बातें सामने आई हैं, जो कि ये करीबन 2 बजे सवा 2 बजे तक का यह आंकड़ा है और 61% मतदान की बात हरियाणा में सामने आई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि करीब 70% या उससे कहीं ज्यादा हरियाणा में मतदान की बात सामने आ सकती है और महाराष्ट्र में शायद ऐसा माना जा रहा है कि बारिश की वजह से विदर्भ के इलाके में बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मतदान प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक छोटी रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक विशिष्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। महाराष्ट्र ने बीते कई सालों में शायद ही कभी ऐसी सियासी तपिश महसूस की हो। महाराष्ट्र के नए सियासी समीकरण में इस बार सभी सियासी पार्टियां एकला चलो के नारे पर अपना दांव आजमाने में लगी हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में अपने वोट का इस्तेमाल किया, वहीं बारामती में उनकी बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने वोट डालते हुए कहा कि इस बार के चुनावों में सभी पार्टियों का असली टेस्ट हो जाएगा। अच्छा है, हर जन अपने भले पे लड़ रहा है और अच्छी बात है, हर एक पल की टेस्ट भी हो जाएगी। वहीं बारामती से बीजेपी उम्मीदवार बाला साहब गावड़े ने अपने मत का इस्तेमाल किया, तो मुंबई में विनोद तावड़े ने, इसके अलावा पुणे में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में लोकसभा से भी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर लोकसभा का चुनाव धूम था तो ये धूम 2 था, क्योंकि धूम में शुरू में चोरों का बहुत सफलता मिलती है लेकिन बाद में वो कानून के गिरफ्त में आते हैं। वैसे ही अब महाराष्ट्र में एक परिवर्तन होगा, एक सुशासन आएगा और जिन्होंने 15 साल महाराष्ट्र को लूटा उनको लोग और मतदाता बेदखल करेंगे। उधर शोलापुर में कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी अपने मत का प्रयोग किया। नांदेड़ में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने अपना वोट डाला, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कराड़ में अपना वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि इस बार भी जनता राष्ट्रीय पार्टियों को ही अपना वोट करेगी। जनता ने छोटी पार्टियों को अलग कर दिया था, उनको आशीर्वाद नहीं दिया था। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं को मतदाता चुनेंगे। नागपुर में आरएसएस के विचारक एमएस वैद्य ने भी अपना वोट दिया। इन दिग्गजों ने तो अपने मत का प्रयोग कर दिया है, अब देखना है कि जनता इनकी किस्मत का क्या फैसला करती है। मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, जिस तरह की बम्पर वोटिंग यहां देखने को मिल रही है 4:30 बजे तक, तो क्या ये किसी बदलाव की बयार है, क्या बदलाव की ओर संकेत कर रही है? तमाम पहलुओं का आकलन करेंगे, साथ ही जब भी वोटिंग खत्म होगी उसके बाद तुरंत पेश करेंगे हमारे एग्जिट पोल्स भी। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल यहां पर मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमार वहीद नकवी जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय जी भी हैं। इनसे समझने की हर बारीकी को कोशिश करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार हमें ग्राउंड रिपोर्ट भी देंगे। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ औरंगाबाद से हैं, सुभाष शिर्के हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और पुलकित नागर हमें रोहतक का हालचाल बताएंगे। हमारे साथ सबसे पहले नीरज से बातचीत करते हैं। नीरज, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, जो टोटल पैटर्न आ रहा है, उदासीनता है वहां पर वोटर्स में, औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो किस तरह का आसपास के एरिया में वोटर टर्नआउट अभी तक देखने को मिला है?
जी देखिए पिनाज, औरंगाबाद और खास तौर पर पूरे मराठवाड़ा की यदि बात करें तो वोटर्स निकले तो हैं। हालांकि अभी दिन का जो फेज है, ये जो लास्ट फेज है, इस वक्त थोड़ा धीमा जरूर हुआ है मतदान, लेकिन सुबह से लोग मराठवाड़ा में कम से कम निकले हैं। औरंगाबाद का परसेंटेज भी ठीक रहा है, महाराष्ट्र के औसत से ज्यादा ही रहा है। और यहाँ जो लोग वो सारे के सारे लोग सुबह से ही कतारों में थे। हमने देखे हैं कि बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी जो है उनमें उत्साह था, और कई तो इतने लोग बुजुर्ग लोग भी यहाँ मतदान के लिए पहुंचे थे कि परिवार के लोगों को आग्रह करके उन्हें लाना पड़ा था। तो साफ तौर पर लोगों में उत्साह तो वोटिंग को लेकर है। जी, तो उत्साह है वोटिंग को लेकर अजय जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से उत्साह की बात सामने आ रही है लक्ष्मी जी, अगर हम बात करें जिस पूरा औरंगाबाद का इलाका और उसके आसपास के जो विदर्भ का पूरा इलाका है, आरएसएस ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ सक्रिय किया था ताकि वोट बैंक में यहां पर बढ़त आती दिखाई दे, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का कोर क्षेत्र नहीं रहा है। लेकिन वहां पर बारिश की वजह से ऐसा लगता है मतदान प्रतिशत घट सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत शुभ समाचार नहीं होगा? जाहिर सी बात है कि अगर मतदान प्रतिशत जितना ज्यादा होता उतना बीजेपी के लिए अच्छा होता, ये बहुत ही नेचुरल है। क्योंकि जो ऐसा वोटर है जो हमेशा वोट नहीं देता है, या जिसने परंपरागत तौर पे जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो वोटर जब आता है और बाहर निकलता है और वोट देने जाता है, तो जाहिर सी बात है वो बदलाव के लिए वोट देता है, एक मानी बात है। तो इसलिए कम वोटिंग से बीजेपी के लिए थोड़ा सा वो अच्छी खबर शायद एक प्रकार से नहीं। लेकिन मधुकर जी, जैसे हम लोग यदि इसको देखें, पिछला इतिहास देखें वोट का, तो उसमें महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट करीब 60% ही वोट परसेंटेज रहा है। पिछली बार 2014 के उसमें भी रहा है। एक 95 जब शिवसेना की सरकार बनी थी तब 71% वोट मिला, और 1978 में जब इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शंस हुए तो 67% रहा। ऑलमोस्ट करीब 60% ही रहा है। तो यदि आज भी 60% रहता है और लोकसभा के 2014 के भी 60% है, तो उसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ इस आधार पर ये जज करना कि वोटिंग परसेंटेज से आप तय कर लेंगे कि कौन सी पार्टी के फेवर में ये जाने वाला है, शायद वो कैलकुलेशंस अब उस तरह काम नहीं करते हैं। क्योंकि जो फैक्टर्स पहले वोटिंग प्रभावित किया करते थे वो अब प्रभावित उस तरह से नहीं करते हैं। दूसरे तमाम नए फैक्टर्स आ जाते हैं, और जो 2014 के चुनाव में नए फैक्टर्स के आने का असर आपने देखा, जिसमें आप न्यू मीडिया शामिल कर लीजिए, जिसमें आप सोशल नेटवर्क्स शामिल कर लीजिए, जिनको मूव कर रहे हैं लोग, तो वो ट्रेडिशनल वोटर नहीं है। वो पैटर्न आप जो जज करने की कोशिश कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो कुछ नई चीज कर रहे हैं। आज साबित होता नहीं दिखाई वो साबित होता नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसका फायदा अगर होगा तो जो नए लोग आते हैं वो अब जाहिर है चेंज के लिए ज्यादा निकल कर बाहर आते हैं। मतदाता बहुत बड़े वर्ग में है, और ये वर्ग दरअसल किस तरीके से वोटिंग करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सुभाष, मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकलकर मतदान करते हुए दिखाई दिए। करीब 60 से 70 सीटों पर असर पड़ सकता है अगर हम मुंबई क्षेत्र की बात करें। शिवसेना यहां पूरे दमखम के साथ मौजूद है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा का प्रदर्शन यहां पर दोहरा पाने की स्थिति में है? अभी दादर में खड़ा था, और यहाँ पे दादर में यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने वोटिंग किया, उस वोटिंग बूथ पे जाके मैंने देखा तो वहां पे 3 बजे तक ही 50% से ज्यादा वोटिंग हुआ है। तो ये जो इलाका है वो शिवसेना का गढ़ है, और यहाँ पर शिवसेना ने जिस तरह से सुबह उद्धव ठाकरे ऐलान किया कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो क्यों नहीं बन सकते, तो इसका असर मैंने देखा। और यहाँ पे शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा जोश में मुझे दिखाई दे। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी मोदी के वेव के कारण यहाँ पर भी जोश में है, और वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों को उतारने की। तो जो फाइट दिख रही है, टक्कर दिख रही है, शिवसेना बीजेपी इन दोनों में मुंबई में ज्यादा दिख रही है। क्योंकि पिछली बार मुंबई में जब 50% वोट मिला था, लेकिन वहां पर प्रतिशत वोट पड़ा था, लेकिन ज्यादा सब जगह पे शिवसेना और बीजेपी के उम्मीदवार जीत के आए थे। जी, तो अब 7 जो है वो छूट गया है, तो उसके बाद जब दो दोस्त आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो ये वोटर्स जो हैं किस कदर जाएंगे, किस तरह जाएंगे, उसका एनालिसिस भी हम आगे करेंगे। हमारे जो रुझान आएंगे वो भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किस तरह से 4:30 बजे तक जो चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक हरियाणा में 4:30 बजे तक 63% वोटिंग हुई है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वोटिंग 6 बजे तक है और 6 बजे तक जो लोग कतार में भी लग जाते हैं उनको भी वोट देने दिया जाता है, तो ये प्रतिशत आगे और बढ़ेगा। महाराष्ट्र में 4:30 बजे तक 46% वोटिंग हुई है, तो अच्छे आंकड़े जो है हरियाणा से भी एक अच्छी वोटिंग परसेंटाइल यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। और शाम 6 बजे तक अभी, यानी कि जब ये आखिरी आंकड़े जुटाए गए थे तब 1.5 घंटा वोटिंग में भी बाकी था। और कई बार देखा जाता है जब लास्ट आवर रह जाता है तो उसमें काफी अधिक तादाद में लोग जो है निकलकर पहुंचते हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो ये और बढ़ सकता है प्रतिशत। बिल्कुल, पुलकित नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में? जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यूं तो देखें तो लोकसभा के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या अभी भी कतारें लगी हुई हैं? क्या यह संभवतः हो सकता है कि 6 बजे तक आखिरी मतदान होता है, लेकिन क्या इससे आधे घंटे और आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या इसके भी आसार दिख रहे हैं? देखिए, अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां पे हालांकि आप बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन लोग जिस तरीके से आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा तादाद में दिखे उसने वाकई चौंकाया। कई इलाके ऐसे पड़ते हैं हरियाणा के अंदर, अगर मैं गुड़गांव डीएलएफ की बात करूं, कि लोग नहीं आते हैं, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नीचे जाता है। लेकिन इस बार लोग यहां निकले क्योंकि बहुत हाई क्लास लोग डीएलएफ में रहते हैं, वो निकलते हुए नजर आए। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, आप लोगों को क्या लगता है कि जो उम्मीदें आपको हरियाणा सरकार से होती थी, कई बार देखते थे नहीं पूरी हुई, इस बार क्या लग रहा है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में बाहर निकले हैं लोग? हाँ, लोग सही में बदलाव चाह रहे हैं और इसीलिए लोग काफी कांग्रेस के कुशासन से परेशान थे। पिछले 10 साल जो कांग्रेस का कुशासन था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जिस तरीके से सोचते हैं, क्या चीजें थी जिन्हें आप बदलाव के तौर पर देख रहे हैं? डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो कि पिछले 10 साल से यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ है गुड़गांव में। तभी जैसे कि आपने सही बताया कि यहाँ पे 17% पोलिंग होती थी जिस एरिया में, वहाँ पे आज 50% पोलिंग हुई है। ये हाई सोसाइटी लोग जो कि जैसा कि आपने कहा डीएलएफ एक ऐसा ही एरिया है, वहाँ से लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल के आए हैं, तो वो एक चेंज मांग रहे हैं। आज क्या चेंज मांग रहे हैं? क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उसमें क्या उम्मीदें हैं उससे? उम्मीदें ये हैं वैसे सर जनता की कि पिछले 10 साल से हरियाणा के कुछ इलाके जिनमें खाली डेवलपमेंट हुआ है, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चलिए, तो ऐसे आपका अगर देखे जाए तो कुछ इलाके जैसे आपका सीएम साहब का जो डेवलपमेंट की बात यहाँ पर है और शायद उसी के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी रहा है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। इससे पहले कि हम यहाँ पर रुके कुछ देर के लिए, विनोद जी, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है ये बदलाव के लिए है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के लिए है? आखिरकार यहाँ पर दांव पर सबसे ज्यादा किसका लगा है? देखिए, दांव पर तो सबसे ज्यादा दोनों जगह नरेंद्र मोदी जी का इसलिए लग गया कि मोदी जी ने खुद को फोर फ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया और ये माना गया कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। वोट जो मांगा जा रहा है, चलो चले मोदी के साथ, जी, चाहे महाराष्ट्र में भी हरियाणा में भी मोदी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं। तो सीधे सीधे जाहिर है जब सेनापति स्वयं आगे प्रस्तुत है तलवार लेकर के, तो वार भी होगा तो सेनापति पर ही होगा। तो ये है हरियाणा में तो वोट परसेंटेज आप देखिए हमेशा ज्यादा रहता है। अगर आप इतिहास देखें, विजय जी के पास आंकड़े होंगे, तो हमेशा जो है वहां ज्यादा रहता है। और एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको कह दूं कि वोट डालने के लिए जितने कैंपेन होते हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर के मीडिया के सब में एक चीज होती है, वोट करें बदलाव के लिए, वोट करें बदलाव के लिए। यानी एक तरह से ये माना जाता है कि जो सरकार है उसके खिलाफ वोट करें। बिल्कुल, मुझे लगता है ये कैंपेन बदला जाना चाहिए, होना चाहिए वोट करें अपने मन की सरकार बनाने, उम्मीद है कि चुनाव इच्छा की सरकार बनाने की। आपकी इस सुझाव को जरूर सुनते हुए लोकसभा चुनाव में भी देखा था, बिल्कुल, चुनाव आयोग की कैंपेन में बदलाव के लिए वोट करें, आप सीधे सीधे पार्टी बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे विजय जी कुछ देर के लिए, और उसके साथ साथ अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप कुछ ही देर बाद, यानी कि अब से करीब घंटे भर बाद, हमारे इस चैनल पर सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल देख पाएंगे, क्योंकि इसमें सक्रिय भूमिका हमारे तमाम संवाददाता जिन दोनों राज्यों में हैं सक्रिय हैं, और हम आपके सामने पेश करेंगे आखिरकार जनता जो वोट करने निकल रही है उसका रुझान क्या है। सही आंकड़े तो हम नहीं पेश कर सकते, उसका दावा तो शायद कोई नहीं कर सकता, लेकिन हां, रुझान क्या है, किसकी सरकार बनती दिख रही है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप न्यूज नेशन पर देख सकेंगे। बने रहिए हमारे साथ, ये कवरेज जारी है।
आप हमारी विस्तृत कवरेज देख रहे हैं जिसमें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं पल पल के मतदान का हाल और इसके साथ साथ एग्जिट पोल के आधार पर किसकी सरकार बनती दिखाई देगी महाराष्ट्र और हरियाणा में, इसके बारे में भी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं पंचकुला। विशाल मोंगा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आखिरकार ये जो पूरा इलाका है जो पंजाब से सटा हुआ है, वहां पर मतदान की प्रक्रिया कैसी चलती रही और क्या वाकई में INLD जो कि किसानों के लिए लेकर और उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मतदाता बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आ पाए? ये अगर इस इलाके की बात की जाए तो डेरा सच्चा सौदा सिरसा और पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। और कल देर शाम तक जैसे कि डेरे ने साफ कर दिया था कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। डेरे की जो टीम्स थी वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही थी बीजेपी के लिए। इसका असर जो है दिखता नजर आ रहा है। INLD को इसमें यहां पर सिरसा में नुकसान होता नजर आ रहा है। जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहां पर जो है काफी बड़ी तादाद में डेरा प्रेमी रहते हैं, जिसका फायदा इस बार बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। हम इस समय पंचकुला में खड़े हैं, काफी वोटिंग हुई है। तकरीबन 5 बजे तक 67% तक वोटिंग हो चुकी थी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 70 से 75% तक वोटिंग हो सकती है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान 72% वोट डले थे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जितना हायर वोटर टर्नआउट होगा ये एंटी इनकम्बेंसी वोट्स होंगी जो कि कन्वर्ट हो सकती हैं बीजेपी के लिए। INLD ने इस पर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी पूरी तरह से जब चौटाला जेल गए थे, लेकिन उसका फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। यहां पर जो वोटर्स हैं वो उसका फायदा नहीं दे रहे हैं INLD को। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नकवी जी, एक जानकारी जो मैं मधुकर जी से गुजरा था, यदि वोटिंग परसेंटेज जैसे विशाल भी कह रहा है कि 72% होगा, महाराष्ट्र में भी 60% होता है, लोकसभा में करीब करीब यही हुआ है, तो क्या जो लोकसभा के रिजल्ट्स हैं उनको आज हम विधानसभा में ट्रांसलेट कर सकते हैं? यानी हरियाणा में बीजेपी को उस समय 52 सीट्स पर लीड थी असेंबली सेगमेंट्स में और महाराष्ट्र में 132 सीटों पर, तो क्या उसके आसपास के रिजल्ट्स आप देखते हैं चुनावों में विधानसभा में या इनको दूसरे तरीके से आप एनालाइज करेंगे? जैसे मेरा कहना है कि वो हम लोग कोई गणित ऐसी लगा नहीं सकते कि जी अगर 60% लोकसभा में हुआ था और 60% मतलब वोटिंग पैटर्न करीब करीब वही है, तो उस मतलब ऐसा है कि बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत बार जिसका एक मोटे तौर पे ये माना जाता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी है या वोटर किसी कारण से वोट देने निकला, या तो एक सरकार को गिराने निकला या एक सरकार को बनाने निकला, तो वो बड़ी तादाद में निकलता है, ये एक माना जाता है। लेकिन मतलब कुल मिलाकर के और जब कभी बहुत कम वोटिंग होती किसी वजह से तो माना जाता है कि वोटर में बहुत उत्साह नहीं है, बस वो जो लॉयल वोटर हैं, पार्टी के वोटर हैं, वो जाके वोट दे देते हैं। तो ऐसे मोटे तौर पे तो हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें हम ये कहेंगे कि हाँ, जो सरकार है, क्योंकि ये वोट जो है पूरा नरेंद्र मोदी के लिए है वोट, जो या तो नरेंद्र मोदी हाँ या तो नरेंद्र मोदी ना, तो इसी एक मुद्दे पर ये उनके लिए रेफरेंडम होने वाला है। विनोद जी, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही है, हम चाहे वो ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट हो या फिर अब एग्जिट पोल्स के रुझान भी आने शुरू होंगे, तो देखें कि कहीं भी बात होती है एनसीपी मजबूत है, INLD की टक्कर है, बीजेपी की टक्कर है, शिवसेना बीजेपी की टक्कर है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी इन चुनावों में भी कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही। और जो चुनाव प्रचार की बात करें, जितनी कम रैलियां सोनिया जी और राहुल जी ने की हैं, ऐसा लग रहा था मानो लड़ाई से पहले ही हथियार डाल के खड़े हो गए। 2 वजह हैं। एक तो लोकसभा चुनावों के से लेकर के और अभी तक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर के और कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो एक धारणा बनी हुई है, एक परसेप्शन बना हुआ है, वो अभी बदला नहीं है। आज कुछ भी कांग्रेस पार्टी कहे, अभी माना यह जा रहा है कि भाई आप तो 10 साल देश चला चुके हो, जैसा चलाया हमने देखा, अब आप बैठो। तो कांग्रेस का नेतृत्व भी इसको लेकर के बहुत उहापोह में रहा। इन चुनावों में ये लंबे समय तक तय ही नहीं हो पाया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाएं कि नहीं जाएंगे, जाएं तो कितना जाएं। तो रस बदायगी के लिए भाई ये आरोप न लगे कि साहब वो तो घर बैठे रहे, 6 मीटिंगें करा दी गई सोनिया जी की और 4 मीटिंगें राहुल जी की या कुछ करा दी गई। इस तरह से एक हेड ऑन करके जो लेने की बात होती है कि ठीक है हम लोकसभा में हारे, लेकिन कोई बात नहीं, ये 2 राज्य हमारे हैं, 15 साल से हम यहाँ पर है, 10 साल से यहाँ, ये हमारे अचीवमेंट्स है। मनमोहन सिंह ने चलाई होगी खराब सरकार केंद्र की, लेकिन हुड्डा जी ने बढ़िया सरकार चलाई है। पृथ्वीराज चौहान हमारे पास एक ईमानदार चेहरा है। इन मुद्दों को लेकर के हम मैदान में जाएं और मजबूती से लड़ें, वो इच्छा शक्ति
वो कांग्रेस की दृढ़ता नहीं दिखाई पड़ी राष्ट्रीय नेतृत्व की। पूरा चुनाव उन्होंने छत्रपों पर छोड़ दिया। हरियाणा में हुड्डा चुनाव लड़े और महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान चुनाव लड़े। बिल्कुल। मधुकर जी, अब यहाँ एक बुनियादी सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सब कुछ यहाँ दांव पर लगा तो दिया, अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती नहीं दिखाई देती है तो क्या इसके लिए सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार माने जाएंगे, अमित शाह जिम्मेदार माने जाएंगे, या यूं कहा जाएगा कि शायद वो फील गुड फैक्टर अब उतना फील गुड नहीं है, अच्छे दिन आते आते जरा घिस गए? मुझे ये कहने में संकोच नहीं होगा कि दरअसल जो मोदी का आभा मंडल है, जो ऑरा है जी, वो कमजोर हल्का फुल्का इधर उधर हुआ हो, लेकिन मई के मुकाबले और आज तक कोई बदलाव उस कमजोरी के बावजूद बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और उसमें कोई कमजोर ऐसा कि उसका कोई प्रतिकूल असर पड़ जाता भारतीय जनता पार्टी पर, ये नहीं होने वाला है। अगर ये होता और ये डर होता तो आप अकेले लड़ने के लिए तैयार न होते, न महाराष्ट्र में शिवसेना को हटाकर 25 साल बाद, न हरियाणा में कि आप एक गठबंधन तोड़ के उससे अलग हो रहे हैं। तो आप उस ऑरा, उस आभा मंडल से का असर देखना चाहते हैं। और दूसरा, एक वैक्यूम हो नहीं सकता इस देश में। जो कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी थी, वो पैन इंडिया पार्टी अब कांग्रेस को बहुत जूझना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर मोदी के नेतृत्व में उस जगह को कब्जा ऑक्यूपाई करती दिख रही है। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लगातार ये चर्चा विश्लेषण जारी है। आपको एक बार फिर बता दें, अब से बस कुछ ही देर बाद, मुश्किल 1 घंटे के अंदर हम आपके सामने पेश करेंगे एग्जिट पोल, जिसके आधार पर कम से कम संभावनाएं क्या बनती दिखाई दे रही हैं, आसार क्या है, रुझान क्या है, सरकार कैसे बन सकती है, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ।